चैप्टर 5 परिशिक्षित जीवन। पूर्वकालीन शासन के साथ उसके राजनीतिक संबंधों के कारण एथेंस की जनतांत्रिक सरकार ने सुकरात पर मुकदमा चलाया। उस पर राज्य के धर्म को क्षति पहुंचाने और नवयुवकों को भ्रष्ट करने का आरोप था। उसने अपने बचाव में जो भाषण दिया, जैसा कि प्लेटो के एपालाग्मा अपोलॉजी में वर्णित है, उससे हमें दर्शन शास्त्र एवं व्यवहारिक जीवन के साथ उसके संबंध के प्रति सुकरात के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का पता चलता है, जिनकी अनेक बार चर्चा हो चुकी है। ईसा पूर्व 399 में सुकरात पर चलाए गए अभियोग में उसका जीवन दांव पर लगा था और सुकरात ने अपनी सुनवाई के दौरान अपने मजबूत बचाव पक्ष के बावजूद अपने श्रोताओं को हैरानी में डाल दिया, जब उसने जानबूझकर स्वयं को दोषी ठहराया और मृत्यु दंड की सजा दिलवाई। उसने जो कहा वह उस समय कुछ कुतूहल का विषय था, लेकिन अपोलॉजी उन दुर्लभ रचनाओं में से एक है जो दर्शन शास्त्र और साहित्य के बीच की खाई को खूबसूरती से पाटने का काम करती है। यह रचना किसी दार्शनिक सिद्धांत विशेष का दावा करने के बजाय एक आदर्श दर्शन शास्त्री का चरित्र चित्रण करने से ज्यादा संबंध रखती है। मुकदमे में अपना जीवन दांव पर लगा होने पर भी सुकरात अपना संयम बनाए रखता है और अपने जीवन पद्धति को अविवादित रूप से उचित बताकर दृढ़ता के साथ अपना बचाव पक्ष रखता है। यह भाषण तब से दर्शन शास्त्र के विचारकों के लिए प्रेरणा स्रोत और औचित्य का आधार बना हुआ है। सुकरात निर्णायक मंडल यानी जूरी को सामान्यतः एथेंस के भद्रजन कहकर संबोधित करता है। अपोलॉजी सुकरात के इस कथन के साथ आरंभ होती है कि वह नहीं जानता कि क्या एथेंस के लोगों को अभियोग लगाने वालों द्वारा समझाया बुझाया गया है। पहला वाक्य पूरे भाषण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो सुकराती संवादों को प्राय उन शब्दों से प्रारंभ करता है जो संवाद के सजग प्रयोजन का संकेत देते हैं। इस प्रकरण में वे शब्द हैं, मुझे नहीं पता। वास्तव में अपोलॉजी में सुकरात यह जताएगा कि दर्शन शास्त्र अज्ञान के सच्चे स्वीकरण से आरंभ होता है और उसके पास जितनी बुद्धिमानी या समझदारी है वह उस ज्ञान से आती है कि वह कुछ नहीं जानता। दर्शन शास्त्र अज्ञान के एक सच्चे स्वीकरण से आरंभ होता है और व्यक्ति के पास जितनी भी समझ होती है वह उसके इस ज्ञान से आती है कि वह कुछ नहीं जानता। सुकरात जूरी से कहता है कि उसकी परख उसके वक्तृत्व कला कौशल से ना की जाए बल्कि सच्चाई से की जाए। सुकरात कहता है कि वह उन अलंकृत शब्दों और वाक्यांशों व मुहावरों का प्रयोग नहीं करेगा जिन्हें सावधानी पूर्वक सजाया जाता है, बल्कि वह उसके मन में संयोगजन्य विचारों को ही व्यक्त करेगा। वह कहता है वह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगा जिन्हें बोलते समय उसे अगोरा में और वहां सुना जाता है जहां बोलने के लिए उसे पैसा मिलता है। अपने दावों को त्यागने के बावजूद सुकरात एक ऐसे महान वक्ता के रूप में सामने आता है जो न केवल वाक्पटु एवं विश्वासोत्पादक है, बल्कि जो जूरी का अभिनय इस तरह करता है जैसे कोई संगीत नाटक का प्रभारी। तथापि 2000 वर्षों से भी अधिक समय से पाठकों का दिल जीतने वाला वह भाषण उसे निर्दोष ठहराने में सफल नहीं होता है। सुकरात को विष पीकर मौत को गले लगाने की सजा दी जाती है और वह अपनी नियति को जिस शांत संयत तरीके से स्वीकार करता है उसके लिए वह सबकी प्रशंसा का पात्र बन जाता है। सुकरात के विरुद्ध आरोप लगाने वाले 3 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: एनिटस कारीगरों और राजनीतिज्ञों की ओर से, मिलिटस कवियों की ओर से और लाइकन अलंकार शास्त्रियों की तरफ से। सुकरात कहता है कि उसे 2 प्रकार के आरोपों का खंडन करना है। पुराने बहुत समय से चले आ रहे ये आरोप कि वह एक अपराधी है, दस्तंदाज यानी कि दूसरों के काम में दखल देने वाला और एक जिज्ञासु व्यक्ति है जो पृथ्वी व आकाश में जांच पड़ताल करता है, और हाल में लगाए गए कानूनी आरोप कि वह नवयुवकों को भ्रष्ट करने राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त देवों के बजाय अपने ही मन से खोजी गई अलौकिक वस्तुओं में विश्वास करने का दोषी है। सुकरात पर शिल्पियों एवं राजनीतिज्ञों की ओर से, कवियों की ओर से और वक्तृत्व कला में माहिर लोगों की ओर से आरोप लगाए गए थे। सुकरात कहता है कि पुराने आरोप वर्षों से उसके विरुद्ध की जा रही गपशप एवं ईर्ष्या का परिणाम है और इसलिए उनका जवाब देना जरूरी नहीं है। सुकरात इन तथाकथित अनौपचारिक आरोपों को एक औपचारिक कानूनी अभियोजना की शैली में प्रस्तुत करता है। सुकरात एक अन्याय कर रहा है
क्योंकि वह पृथ्वी के नीचे और आकाश में होने वाली घटनाओं की छानबीन करता है और कमजोर दलीलों को अधिक मजबूत बनाता है तथा दूसरों को अपने उदाहरण का अनुसरण करने की सीख देता है। उसका कहना है कि ये आरोप एरिस्टोफेंस नामक किसी हास्य कवि की ओर से लगाए गए हैं। द क्लाउड नाम के अपने नाटक में एरिस्टोफेंस सुकरात को अनिश्वरवादी वैज्ञानिक कुतर्क के उदाहरण के रूप में पेश करके उसका मजाक उड़ाता है। सुकरात कहता है कि उसे वितंडी कहना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि वे बुद्धिमान लोग हैं अथवा ऐसा माना जाता है और उन्हें काफी पैसा मिलता है। वे कहता है वह निर्धन है और दावा करता है कि वह नहीं जानता कि महान और उत्तम क्या होता है। अपोलॉजी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में सुकरात अपनी सफाई प्रस्तुत करता है और मूल पाठ के अत्यंत प्रसिद्ध अंश उसमें शामिल हैं, जैसे कि उसके द्वारा डेल्फी के ऑरेकल का वर्णन किया जाना और मिलिटस के साथ उसकी जिरा। दूसरे भाग में फैसला और तीसरे भाग में दंड। सुकरात को यह बताते हुए अपनी बात शुरू करता है कि जब वे जवान एवं प्रभावनीय थे उस समय उसके शत्रुओं ने उनके कानों में जहर घोल दिया था। वह कहता था कि कुतर्की वितंडावादी की उपाधि उसके शत्रुओं द्वारा दी गई है क्योंकि वे सब उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं। वह कहता है कि वह हास्य कवि एरिस्टोफेंस के अलावा किसी और का नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद वह नवयुवकों के विचारों को भ्रष्ट करने के आरोप के जवाब में यह तर्क देता है कि यह बात बिल्कुल बकवास है कि किसी को जानबूझकर भ्रष्ट किया जा सकता है। सुकरात का कहना है कि उसकी सारी समस्याओं की शुरुआत कॉर्कल से हुई। वह बताता है कि किस तरह चेरफोन डेल्फी में ऑरेकल के पास यह पूछने के लिए गया कि क्या कोई सुकरात से अधिक बुद्धिमान है। जब चेरफोन ने सुकरात को सूचित किया कि ईश्वर के बताए अनुसार उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, तो सुकरात ने उसे एक पहेली समझा। वह कहता है कि उसे पता था कि उसके पास कोई अकल नहीं है, बड़ी या छोटी, लेकिन उसे यह भी समझ है कि झूठ बोलना देवताओं के स्वभाव के विपरीत है। सुकरात का दृढ़ निश्चय था कि राजनीति के कपटी ढोंगी होते हैं और उसका कहना था कि कवियों को अपना ही लिखा खुद ही समझ में नहीं आता है। फिर सुकरात इस विरोधाभास को हल करने के लिए किसी दिव्य लक्ष्य पर चल पड़ा कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी नगर में सबसे बुद्धिमान हो सकता है और उसने ऑरेकल के शब्दों के अभिप्राय को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसने बाकायदा राजनीतिज्ञों, कवियों और कारीगरों से पूछताछ की। सुकरात का दृढ़ निश्चय था कि राजनीतिज्ञ कपटी व धोखेबाज होते हैं। और सुकरात कहता है कि उसने स्वयं को देववाणी का प्रवक्ता बनाया। उसने स्वयं से पूछा कि क्या वह उन लोगों जैसा ढोंगी बनना चाहेगा जिनसे उसकी बातचीत हुई या फिर अपने जैसा ही बना रहना पसंद करेगा। देववाणी की तरह से बोलते हुए सुकरात जूरी से कहता है कि वह किसी दूसरे जैसा बनने के बजाय अपने जैसा ही रहना चाहेगा। सुकरात कहता है कि इस तरह के आक्षेपों ने उसे लोगों की नजर में खिंचाने वाला, हस्तंदाज अर्थात अवांछित दखल देने वाला बना दिया। सुकरात ने कहा कि उसका जीवन लक्ष्य यह साबित करना है कि सच्चा विवेक देवताओं के पास होता है और यह कि मानव की बुद्धि और उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है। अपने विरुद्ध पूर्वग्रह एवं द्वेष भावना के कारण को स्पष्ट करने के बाद सुकरात औपचारिक आरोपों, युवाओं की सोच को विकृत करने और नास्तिकता जैसे आरोपों का सामना करता है। सुकरात की पहली चाल है अपने अभियोगी मिलिटस, जिसके नाम का वास्तविक अर्थ है वह व्यक्ति जो परवाह करता है या जिम्मेदारी समझने वाला, पर उन बातों की परवाह न करने का दोष लगाना जिनकी परवाह करने की वह शिक्षा देता है। मिलिटस से अपने पूछताछ के दौरान वह तर्क प्रस्तुत करता है कोई भी जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करेगा क्योंकि वह बाद में किसी समय उनको नुकसान पहुंचा सकता है। भ्रष्टाचार का विषय 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह उसके विरुद्ध इस आरोप का केंद्र प्रतीत होता है कि उसने निरीश्वरवाद यानी कि नास्तिकता के बारे में कोई पाठ पढ़ाकर नव युवकों के विचारों को विकृत कर दिया। और दूसरा, सुकरात कहता है कि यदि उसे दोषी ठहराया जाता है तो उसके पीछे एरिस्टोफेंस का हाथ होगा, जिसने उसके श्रोताओं के मन में उस समय जहर भरा जब वे युवावस्था में थे। तत्पश्चात सुकरात इस दूसरे आरोप पर आगे बढ़ता है कि वह एक नास्तिक है। वह मिलिटस से जिरह करता है और उसकी बातों में एक अंतर विरोध पाता है। वह मिलिटस को यह कहने पर बाध्य कर देता है कि सुकरात एक नास्तिक है जो आध्यात्मिक शक्तियों एवं छोटे मोटे देवताओं में विश्वास करता है
सुकरात घोषणा करता है कि उसने मिलेटस को एक अंतर विरोध में पकड़ा है और दरबार में पूछता है कि क्या मिलेटस ने उसके लिए बुद्धि परीक्षण की कोई योजना बनाई है, यह देखने के लिए कि सुकरात तर्क संगत अंतर विरोधों को पहचान सकता है या नहीं। सुकरात अपने दावे को दोहराता है कि उसकी तबाही का कारण औपचारिक आरोप नहीं बल्कि गपशप व झूठी निंदा होगी। उसे मृत्यु का भय नहीं है क्योंकि उसे अधिक चिंता इस बात की है कि वह सही कर रहा है या गलत। इसके अलावा सुकरात यह दलील देता है कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। मृत्यु एक महान वरदान हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग उसे एक बुरी चीज समझकर उससे डरते हैं जब वे शायद नहीं समझ सकते कि ऐसा ही है। फिर सुकरात बताता है कि उसकी समझदारी इस सच्चाई में है कि उसे ज्ञान है कि वह नहीं जानता। सुकरात स्पष्ट तौर पर कहता है कि विधि सम्मत रूप से जो भी उच्च है, मानव या कोई दिव्य रूप, उसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तथापि दोनों के बीच यदि कोई विरोध हो तो दिव्य सत्ता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सज्जनों, मैं आपका आभारी और समर्पित सेवक हूँ, लेकिन मेरी आज्ञाकारिता आपसे अधिक ईश्वर के प्रति है और जब तक मेरी सांस है और मन शक्ति कायम है तब तक मैं दर्शन शास्त्र का प्रयोग करना कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सुकरात ने बतलाया है कि डेल्फी की आकाशवाणी यानी कि डेल्फिक ऑरेकल के अनुसार केवल उसे ही यह काम सौंपा गया है कि वह एथेंस में अपने साथियों को नैतिकता, अच्छाई एवं सत्यता का बेहतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दे। इसलिए यदि वे आरोपों को वापस भी ले ले तब भी वह सवाल करना और तर्क करना नहीं छोड़ेगा जब तक कि लोग उसे ऐसा करने की मनाही ना करें। ना ही वह अपने साथी नागरिकों से यह प्रश्न करना बंद करेगा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम अपना सारा ध्यान अधिक से अधिक धन प्राप्त करने और उसी तरह प्रतिष्ठा एवं सम्मान हासिल करने में लगाते हो। सच्चाई तथा समझदारी और अपनी आत्मा की परिपूर्णता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हो या विचार करते हो। अपोलॉजी के एक बहुत अधिक उत्तेजक खंड में सुकरात दावा करता है कि एथेंस में अपने साथी नागरिकों के निमित्त उसकी चिंता से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है कि धन संपत्ति अच्छाई का एक परिणाम है, कि ईश्वर इस बात की अनुमति नहीं देता है कि एक बेहतर इंसान किसी बदतर के हाथों मारा जाए। अपने कार्य से संबंधित सबसे प्रबल विवरण में वह आगे कहता है कि वह एक डंक मार डांस है और शासन एक आलसी घोड़ा, और मैं पूरे दिन इधर उधर हर जगह आप में से प्रत्येक को सावधान करने, समझाने और फटकार लगाने के लिए जमे रहने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अपने नियत कार्य के परिणाम स्वरूप सुकरात न्याय दरबार को अपनी दुष्ट आत्मा की याद दिलाता है जिसे वह एक अलौकिक अनुभव के रूप में देखता है। वह उसे आविष्कृत सत्ताओं में विश्वास करने संबंधी आरोप के पीछे आंशिक स्थिति में कोई छूट नहीं देता। उसे इतना ज्ञान अवश्य रहा होगा कि दरबार में यदि अधिकतर लोगों ने नहीं तो बहुत से लोगों ने इस बात को बहुत ही संदेह से देखा होगा। सुकरात दावा करता है कि जहाँ तक दूसरों को शिक्षा देने का संबंध है, उस अर्थ में उसकी भूमिका कभी भी एक शिक्षक की नहीं रही है। इसलिए यदि कोई नागरिक बुरा निकलता है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि उसने किसी को भ्रष्ट बनाया है तो वे गवाही देने के लिए आगे क्यों नहीं लाए हैं, अथवा यदि वे ये नहीं समझते कि उन्हें भ्रष्ट किया गया है तो उनके नाते रिश्तेदार उनकी तरफ से आगे क्यों नहीं आए। सुकरात इशारा करता है कि उससे संबंध युवकों के अनेक रिश्तेदार उसका समर्थन करने के लिए इस न्याय सत्ता में मौजूद हैं। सुकरात अपोलॉजी के इस भाग का समापन एवं तर्कों का सहारा नहीं लेगा। वह ना तो आंसू बहाएगा और ना ही जूरी सदस्यों का दिल पिघलाने के लिए अपने 3 पुत्रों को पेश करेगा। उसे मृत्यु का भय नहीं है, ना ही वह अपने धार्मिक कर्तव्य के विपरीत कोई काम करेगा। वह केवल ठोस दलील पर भरोसा करेगा और सच्चाई के साथ अपना पक्ष रखेगा। प्रथा यह थी कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों अपनी अपनी ओर से एक दंड का प्रस्ताव रखेंगे और अदालत उनमें से किसी दंड का चुनाव करेगी। इस खंड में सुकरात अदालत को उस समय और भी अपना शत्रु बना लेता है जब उसके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। वह कहता है कि दोनों प्रस्तावों के पक्ष में मतदान बहुत पास पास था। यदि 30 और लोगों ने उसका समर्थन किया होता तो वह निर्दोष साबित हो जाता। वह एक भद्दा सा मजाक करता है, यह सुझाव देकर कि कुल वोटों का कानूनी रूप से अपेक्षित एक 5वां हिस्सा जुटाने में विफल रहने पर मिलिटस को दंड दिया जाना चाहिए। टुच्चे छिछोरे मामलों को अदालत के सामने न लाया जाए, इस उद्देश्य से वादी पर भारी जुर्माना लगाया जाता था।
ऐसी स्थिति तब आती थी जब किसी मामले में जूरी सदस्यों के वोट उतनी संख्या तक पहुंच जाते थे और प्रतिवादी जीत जाता था। यदि मान लें कि निर्णायक मंडल में 501 या 500 सदस्य हैं, तो अभियोजन पक्ष को उनमें से 100 सदस्यों के वोट जुटाने होंगे। तथापि इस दृष्टि से मिलिटस के वोटों की संख्या अभियोजन पक्ष के 1/3 का प्रतिनिधित्व करने वाले वोट अर्थात 93 या 94 रही होगी। तब भी यह उनका ऐसा मामला था जिसके पक्ष में कुल वोटों का 5वां हिस्सा होना अनिवार्य था। इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष जीत भी गया। सुकरात के अगले प्रस्ताव ने जूरी सदस्यों को अत्यधिक परेशानी में डाल दिया। एथेंस के हितकारी के रूप में प्राइटेनियम में मुफ्त भोजन यह उन महत्वपूर्ण इमारतों में से एक थी जिनमें परिषद के सदस्यों का निवास था। यह सम्मान केवल खिलाड़ियों तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को ही प्राप्त था। अंत में सुकरात 100 ड्रैकमा के जुर्माना पर राजी होने से पहले कारावास और बहिष्कार के बारे में विचार करता है, क्योंकि उसके पास जुर्माना भरने के लिए बहुत रकम थी। अभियोजकों द्वारा सुझाए गए दंड के बदले में यह बहुत छोटी रकम थी और इस कारण जूरी के पास मृत्यु दंड के लिए वोट करने के अलावा कोई और उपाय नहीं रह गया। सुकरात के समर्थकों ने तत्काल उस रकम को बढ़ाकर 3000 ड्रैकमा कर दिया, लेकिन जूरी की नज़र में यह कोई विकल्प नहीं था। जूरी ने निर्णय लिया कि उसे विष पीकर मौत को गले लगाना होगा। प्लेटो संकेत करता है कि जूरी के अधिकांश सदस्यों ने मृत्यु दंड के समर्थन में वोट दिया, लेकिन वह इस बात का संकेत नहीं देता है कि ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी थी। इन वोटों की वास्तविक संख्या जानने का हमारे पास एक ही स्रोत है, डायोजीन्स का लेयर्टियस, जिसका कहना है कि पहली बार जितने सदस्यों ने सुकरात को दोषी मानने के पक्ष में वोट दिया था, उनकी तुलना में मृत्यु दंड के पक्ष में 80% वोट पड़े। लेकिन इसका ब्यौरा विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि सुकरात के भाषण ने जूरी को नाराज कर दिया। सुकरात अब इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। वह उन्हें संबोधित करता है जिन्होंने मृत्यु दंड के पक्ष में वोट किया। वह दावा करता है कि उसकी सजा का कारण यह नहीं है कि दलीलों की कोई कमी रह गई, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस हद तक नीचे गिरने को तैयार नहीं हुआ जब मृत्युदंड का सामना करने वाला कोई प्रतिवादी सामान्यतः भावनात्मक अपील करने पर उतर जाता है। वह पुनः आग्रह करता है कि मृत्यु के भय से कोई नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ देता है। सुकरात भविष्यवाणी करता है कि उसके बाद और भी युवा एवं तीक्ष्ण आलोचक उसका अनुसरण करेंगे तथा उनके जीवन को इससे भी अधिक कठोर कसौटी पर परखेंगे। सुकरात अपनी क्षमा याचना एपोलॉजी को इस दृढ़ कथन के साथ समाप्त करता है कि जिन लोगों ने उसे अभियुक्त ठहराया और दंड दिया, उनके विरुद्ध उसके मन में कोई वैमनस्य नहीं है, और वह उनसे कहता है कि वे उसके बढ़ते हुए 3 पुत्रों की देखभाल करे तथा उन्हें भी ऐसा इंसान बनाए जो स्वार्थगत हितों के पहले भलाई के बारे में सोचे। ओ न्याय करने वालों, मृत्यु के बारे में खुशी मनाओ और इस बात को गांठ बांध लो कि एक भले इंसान का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ना तो जीवन में ना ही मृत्यु के बाद। देवगण उसकी और उसके समर्थकों की उपेक्षा नहीं करते हैं। ना ही मेरा निकट अंत कोई संयोजन्य घटना है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि वह समय आ गया था जब मेरे लिए संसार से चले जाना और कष्ट से मुक्ति पाना ही बेहतर होगा। प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्ग की ओर जा रहे हैं। मुझे मृत्यु बुला रही है और आपको जीवन। सिर्फ ईश्वर को पता है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। दी एपोलॉजी में सुकरात के सैद्धांतिक विचारों को अधिक फोकस में रखा गया है, जिन्हें वे किसी भी तथ्यपरक प्रश्नों के संबंध में आज्ञावादी होने का इतना दृढ़ता से दावा करता है। द एपोलॉजी से 4 दार्शनिक बातें प्रकाश में आती हैं। एकमात्र सच्ची बुद्धिमत्ता यह समझने में है कि आप कुछ नहीं जानते। आत्म की उन्नति या देखभाल, विवेक और सच्चाई की परवाह करना उत्तम भलाई है। यदि आप मुझे दंड देते हैं, आप देवों के विरुद्ध पाप करेंगे जिन्होंने मुझे आपको सौंपा है। सद्गुण ज्ञान है, अच्छाई का ज्ञान भला करना है, कोई भी स्वेच्छा से बुरा नहीं करता है। सुकरात ये स्वीकार करते हुए अपनी बात समाप्त करता है कि वह नहीं जानता और न ही निश्चयपूर्ण जान सकता है कि मृत्यु के बाद उसका क्या होने वाला है।